हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो सेशन में। आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग BHDAE 182 के पाठ 1 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पे चर्चा करेंगे। ठीक है, पिछले सेशन में भी हम लोगों ने दो महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा की थी। आज के इस वीडियो सेशन में भी हम लोग बस दो क्वेश्चंस पे चर्चा करेंगे, दो क्वेश्चंस पे डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो उसी श्रेणी में जो सबसे पहला प्रश्न है वो है मानकीकरण से आप क्या समझते हैं, चर्चा कीजिए। ठीक है, मैंने आप सबों को पहले ही बता रखा है कि मानकीकरण का सीधा और सरल सा अर्थ क्या होता है। अगर फिर भी आप लोग नहीं जानते हैं कि मानकीकरण का सरल अर्थ क्या है, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि मानकीकरण का सरल सा अर्थ होता है किसी अमानक वस्तु अथवा किसी अमानक चीज को या किसी अमानक व्यक्ति को या नियम को मानक स्वरूप देने का प्रयास करना। ठीक है, तो मानकीकरण का सीधा और सरल सा अर्थ यही होता है। ठीक है, दरअसल मानकीकरण शब्द जो है ये अंग्रेजी के स्टैंडर्डाइजेशन शब्द से बना है। दोस्तों, यहाँ पर मेरे स्टैंडर्डाइजेशन बोलने में थोड़ी सी गलती हो गई है, इसके लिए मैं आप लोगों से क्षमा चाहता हूँ। ठीक है, और अब आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, दरअसल मानकीकरण में विविध स्तरों पर पाई जाने वाली भिन्नताओं को दूर करके एकरूपता या समरूपता लाने का प्रयास किया जाता है। ठीक है, वास्तव में मानकीकरण एक प्रक्रिया है, ठीक है, जो कि प्रयत्न पूर्वक की जाती है। ठीक है, दरअसल मानकीकरण जो है दोस्तों, यह एक प्रकार का बस एक आदर्श है। ठीक है, मतलब यह एक निश्चित स्वरूप वाला नहीं होता है। ठीक है, बस यह एक आदर्श है, क्योंकि भाषा का कोई भी वक्ता जो है मानक भाषा के व्यवहार का दावा नहीं कर सकता है। ठीक है दोस्तों, यह बात भी सच है कि वक्ता के मानस में एक आदर्श रहता है, उच्चारण का, शब्द स्वरूप का, हर चीज का एक अमूर्त संकल्पना वक्ता के मानस पटल पर छपा रहता है। ठीक है, और दोस्तों इस आदर्श तक पहुंचने की इच्छा खुद वक्ता को होती है। ठीक है, क्योंकि वक्ता चाहता है कि वह जो बोल रहा है, वह जो बातें कह रहा है, वह आदर्श हो। ठीक है, और हम लोग साधारण शब्दों में आदर्श को ही मानकीकरण कह सकते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों, एक ही ध्वनि के लिए एक से अधिक उच्चारण होने लगते हैं। ठीक है, जैसे कि मूर्धन्य स को कोई कोई खो कहकर भी पुकारा करते हैं। ठीक है, ये जो मूर्धन्य स की ध्वनि है किसी किसी इलाके में ख के नाम से भी जानी जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर इसीलिए कहा गया है कि एक ही ध्वनि के लिए एक से अधिक उच्चारण होने लगते हैं, एक ध्वनि के लिए एकाधिक लिपि चिन्ह चल पड़ते हैं। ठीक है, वाक्य स्तर भी विविध रूप से चलने लगते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार भाषा के प्रत्येक स्तर पर एक भिन्नताएं उत्पन्न हो जाती हैं, विषम रूपताएं उत्पन्न हो जाती है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार की जो विषम रूपताएं, भिन्नताएं उत्पन्न होती है, ये सब क्षेत्रीय प्रभाव के कारण होती है। ठीक है, और मानकीकरण की प्रक्रिया में इस प्रकार के जो भेदीकरण होते हैं, इसे स्वीकार नहीं किया जाता है। मतलब इस प्रकार की जो विषम रूपताएं होती है, भिन्नताएं होती है, इनको स्वीकार नहीं किया जाता है, बल्कि एक समरूप उच्चारण निर्धारित किया जाता है। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि ये चीजें जो है आप लोग समझ गए होंगे। अब मैं थोड़ा PDF को नीचे कर देता हूँ। अब देखिए दोस्तों, वस्तुतः होता क्या है कि क्षेत्रीय बोलियों के प्रभाव से, ठीक है, एक ही वस्तु के लिए अनेक शब्द स्वरूप चलने लगते हैं। ठीक है, और इसी वजह से एक ही शब्द के लिए अनेक अनेक लिंग भी प्रचलित हो जाते हैं। जैसे कि एक ही शब्द के लिए, जैसे हम कह सकते हैं दही खट्टा है अथवा दही खट्टी है, ये सभी जो चीजें हैं, ये सभी क्षेत्रीय बोलियों के संपर्क के कारण ही हुई है। क्षेत्रीय बोलियों के संपर्क में आने की वजह से दही खट्टा है का स्वरूप परिवर्तित होकर के दही खट्टी है हो गया है। ठीक है, और यहाँ पर हम ये भी देख रहे हैं कि दही शब्द का दो लिंगों में प्रयोग हो रहा है। ठीक है, और इसी वजह से दोस्तों, इसी प्रकार बहुत सारे शब्दों के, बहुत सारे वाक्यों के लिंग परिवर्तित हो जाते हैं, बोलने चालने का तरीका जो है वो अलग अलग हो जाता है। ठीक है, तो इन सभी का मुख्य कारण होता है अमानकीकरण। तो अमानकीकरण को हटा करके हर जगह पे मानकीकरण का प्रयास किया जाता है। ठीक है, वस्तुतः हर भाषा में यह प्रयास किया जाता है कि भाषा का मानकीकरण किया जाए, ताकि लोगों को बोलने में कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़े। ठीक है, मैं आपको एक उदाहरण से समझाने की कोशिश करता हूँ। क्षेत्रीय प्रभाव के कारण मैंने नहीं किया वाक्य परिवर्तित होके मैंने नहीं करा
हो गया है। ठीक है, कुछ लोग कहते हैं कि आप बैठो और कुछ कहते हैं आप बैठिए। ठीक है, तो इस तरह बहुत सारे वाक्य आप लोगों को देखने को मिलेंगे जिसमें कि लिंग का कोई अता पता आप लोगों को नहीं चलेगा। ठीक है, तो ये सभी अमानकता के उदाहरण हैं। तो हर भाषा में यह प्रयास किया जाता है कि भाषा को मानक बनाया जाए। ठीक है दोस्तों, कभी कभी सर्वनाम के प्रयोग से भी भाषा के अंदर विविधताएं दिखाई देने लगती है। ठीक है, जैसे कि उसे जाना है अथवा उसको जाना है, दोनों एक ही हैं। ठीक है, लेकिन सर्वनाम के अलग अलग प्रयोग से वाक्य अलग अलग हो गए हैं, किंतु सबका अर्थ एक ही है। जैसे इसे जाना है, इसको जाना है, मुझे जाना है, मुझको जाना है। ठीक है, सभी एक ही हैं, किंतु सर्वनाम के प्रयोग से सभी वाक्य अलग अलग से दिख रहे हैं। ठीक है, मैं आशा करता हूँ कि ये सभी चीजें आप लोग समझ रहे होंगे। ठीक है, अब कभी कभी होता क्या है कि एक ही ध्वनि के लिए दो या दो से अधिक लिपि चिन्हों का प्रयोग भी विषमरूपता का कारण बन जाता है। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार की विषमरूपताएं, विषमताएं, विभिन्नताएं अगर निरंतर चलती रहे तो एक ऐसी स्थिति भी आ सकती है जब एक प्रदेश की हिंदी दूसरे प्रदेश की हिंदी से बिल्कुल ही अलग हो जाए। ठीक है, ये जो कहा जाता है कि हर प्रदेश की, हर देश की भाषा एक ही होनी चाहिए, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि हर प्रदेश में हिंदी का अलग अलग स्वरूप होगा और इस प्रकार से पूरे भारतवर्ष में एक सामान्य सी हिंदी का प्रचलन बंद हो जाएगा। ठीक है, तो इसी समय से यही जो धारणा है मानकीकरण की भावना को पैदा करती है। ठीक है, ताकि विषमरूपताओं को समाप्त किया जा सके, विभिन्नताओं को समाप्त किया जा सके और हिंदी को मानक बनाया जा सके, ताकि पूरे भारतवर्ष के लोग एक ही हिंदी को समान स्वरूप में उच्चारित कर सके, एक ही हिंदी को अपने मस्तिष्क में संग्रहित कर सके। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, होता क्या है कि मानकीकरण की प्रक्रिया भाषा में परिनिष्ठित प्रयोगों का निश्चय करती है। ठीक है, तथा प्रतिमान निर्धारित करती है और इन प्रतिमानों के आधार पर ही तय किया जाता है कि कौन सा प्रयोग मान्य है और कौन सा प्रयोग अमान्य है। ठीक है, अब होता क्या है कि मानकीकरण करने के दरमियान भाषा में अलग अलग तरीके के प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, और इन्हीं प्रयोगों के आधार पर यह तय किया जाता है कि कौन सा प्रयोग सही है और कौन सा प्रयोग गलत है। ठीक है, और याद रखिए दोस्तों, मान्य प्रयोग के आधार पर ही भाषा का रूप प्रतिष्ठित होता है। मतलब जो प्रयोग मानकीकरण के दौरान मान्य पाए जाते हैं, वैध पाए जाते हैं, सही पाए जाते हैं, उन्हें ही भाषा का प्रतिष्ठित स्वरूप समझा जाता है। ठीक है, और वह सभी के लिए समझ में आने के योग्य होती है। ठीक है, और याद रखिए दोस्तों, भाषा बोलने का एक निश्चित प्रयोजन होता है। जैसे कि मैं अभी आपसे बातें कर रहा हूं, मैं हिंदी भाषा के माध्यम से अपने विचारों का संप्रेषण आप तक कर रहा हूं, तो मेरा उद्देश्य बस यही है कि मैं आप लोगों को परीक्षा के लिए तैयार कर सकूं। तो मेरे यहाँ पर हिंदी भाषा में बोलने का सीधा सीधा एक ही उद्देश्य है, आप लोगों को परीक्षा के लिए तैयार करना। तो कभी भी कोई व्यक्ति बोलता है तो उस समय उसके दिमाग में कोई ना कोई प्रयोजन जरूर होता है, कोई ना कोई उद्देश्य जरूर होता है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि भाषा का एक मात्र सुनिश्चित कोई ना कोई प्रयोजन होता है। ठीक है, और मानकीकरण से भाषा के प्रयोजन को सिद्ध करने में सुविधा मिलती है। अगर हम लोग भाषा को मानक बनाने का प्रयास करते हैं तो हमारे उद्देश्य को सफल होने में समय नहीं लगता है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, अभी का दौर विकास का दौर है। सभी जान रहे हैं कि हर चीज में बदलाव आता रहता है। ठीक है, और ये जो बदलाव है यह भी भाषा के मानक स्वरूप को बिगाड़ने का काम करता है। मतलब भाषा में विभिन्नताएं उत्पन्न करने का काम आज के दौर में हो रहे बदलाव भी करता है। ठीक है, तो हर संभव ये प्रयास किया जाता है कि आज के दौर में हो रहे बदलावों को भाषा के अंतर्गत ढालने की कोशिश की जाए। ठीक है, ताकि भाषा जो है मानक स्वरूप ग्रहण कर सके। मैं आशा करता हूँ कि ये सभी चीजें आप लोग समझ गए होंगे। अब ये वाला प्रश्न यहीं पे समाप्त हो जाता है। अब हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि अगला प्रश्न कौन सा है। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो है हिंदी भाषा के मानकीकरण पर संक्षेप में प्रकाश डालिए। ठीक है, जैसा कि आप सभी जानते हैं दोस्तों, हिंदी भाषा का जो क्षेत्रीय विस्तार है ये बहुत ज्यादा है। मतलब अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग तरीके की हिंदी बोली जाती है। ठीक है, आप सभी जानते हैं कि हिंदी का क्षेत्र जो है वह बहुत बड़ा है। ठीक है, और अलग अलग प्रदेश में हिंदी का अलग अलग स्वरूप देखने को मिलता है। ठीक है, और दोस्तों अलग अलग क्षेत्र की बोलियों और
जनपदीय विस्तार के वैविध्य के कारण, मतलब विविधता के कारण हिंदी भाषा में जो है पर्याप्त भिन्नताएं देखी जाती है। ठीक है, और दोस्तों भाषा में जो विविधता होती है इसके भौगोलिक और ऐतिहासिक बहुत से कारण होते हैं। ठीक है, ऐतिहासिक कारणों से भाषा जो है वह नित्य परिवर्तित होती रहती है। ठीक है, अतः हम ये कह सकते हैं दोस्तों कि भाषा जो है अपने ऐतिहासिक स्वरूप को इतिहास में पीछे छोड़ती जाती है और अपने वर्तमान स्वरूप को ग्रहण करती जाती है। ठीक है, और इसी तरह भाषा जो है परिवर्तित होती रहती है और इसी वजह से भाषा में भिन्नताएं भी आ जाती हैं। ठीक है, अब दोस्तों होता ये भी है कि एक ही भाषा में भौगोलिक परिवेश में भिन्नता के कारण भिन्नताएं आ जाती है। जैसे कि हम ये कह सकते हैं कि बिहार में कुछ अलग प्रकार की हिंदी बोली जाती है, दिल्ली में कुछ अलग प्रकार की हिंदी बोली जाती है और फिर हरियाणा में कुछ अलग प्रकार की हिंदी बोली जाती है। ठीक है, तो भाषा एक ही है हिंदी, लेकिन क्षेत्रीय विविधता के कारण, मतलब भौगोलिक परिवेश में भिन्नता के कारण हिंदी में भी भिन्नताएं आ गई हैं। ठीक है, या फिर भिन्नताएं आ जाती हैं। अगर हम लोग हॉगन के शब्दों में कहें तो भाषा के रूप को कोणबद्ध करने की प्रक्रिया ही मानकीकरण है। मतलब हॉगन ये कहना चाह रहे हैं कि भाषा के स्वरूप को अगर हम लोग सूचीबद्ध करने का प्रयास करें तो यही प्रक्रिया मानकीकरण कहलाएगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों मानकीकरण का तात्पर्य यह है कि किसी भाषा के घटकों में जो विकल्प हैं उनमें से एक विकल्प को स्वीकृत कर अन्य विकल्पों को अस्वीकृत कर दिया जाए। मतलब भाषा में जो अलग अलग प्रकार के प्रयोग हो रहे हैं और इन अलग अलग प्रयोगों में से किसी एक प्रयोग को मानक घोषित कर दिया जाए और बाकी बचे प्रयोगों को अमानक घोषित कर दिया जाए, तो यही प्रक्रिया जो है मानकीकरण कहलाएगी। ठीक है दोस्तों, भाषा चिंतकों एवं व्याकरणविदों का कहना है कि भाषा के किसी निश्चित रूप का चयन ही मानकीकरण है। ठीक है, और मानकीकरण की प्रक्रिया बहुत विस्तृत प्रक्रिया है। ठीक है, और किसी भी भाषा के मानकीकरण के कई आधार हैं। अब मानकीकरण के स्वरूप को निम्न इकाइयों के माध्यम से समझा गया है। ठीक है, और एक आरेख के माध्यम से हम उसको समझने का प्रयास करते हैं। तो आरेख नीचे दिया गया है, चलिए देखते हैं नीचे आरेख कौन सा है। तो ये रहा दोस्तों आरेख। ठीक है, सबसे पहले मानकीकरण में उच्चारण को देखा जाता है, उच्चारण को मानक बनाया जाता है, फिर वर्ण की आकृति को मानक बनाया जाता है, फिर वर्णमाला को मानक बनाया जाता है, फिर वर्तनी को मानक बनाया जाता है, फिर व्याकरणिक मानक बनाए जाते हैं। ठीक है, मतलब व्याकरण को स्थायी किया जाता है, स्थिर किया जाता है, फिर संरचनाएं देखी जाती है, फिर उनसे शब्द का निर्माण होता है। ठीक है, तो यही जो है मानकीकरण का विस्तृत स्वरूप है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों हिंदी भाषा के मानकीकरण के संदर्भ में भी कई विसंगतियां देखने को मिली है, मतलब कई कमियां देखने को मिली है और इनके निराकरण का प्रयास समय समय पर किया जाता रहा है। ठीक है, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि शिक्षा मंत्रालय के तहत हिंदी के मानकीकरण के लिए एक संस्था भी बनाई गई है जो हर संभव ये प्रयास करती है कि हिंदी को मानक बनाया जाए। ठीक है, और याद रहे दोस्तों हिंदी भाषा के मानकीकरण के संदर्भ में जो कमियां देखने को मिली है ये सबसे ज्यादा देवनागरी वर्णमाला के संदर्भ में या फिर हिंदी वर्तनी के मानकीकरण के संदर्भ में देखने को मिली है। ठीक है, तो इस तरह से ये वाला प्रश्न भी यहीं पे समाप्त हो जाता है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इन सभी चीजों को आप लोग समझ गए होंगे जिसकी चर्चा मैंने अभी अभी की है। ठीक है, आज के वीडियो सेशन में इतना ही रहेगा दोस्तों। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो सेशन आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर फिर भी कहीं पर किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि अथवा गलती है तो मैं इस बात के लिए आप लोगों से क्षमा चाहता हूँ और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे द्वारा कहीं पे भी अगर गलती हुई है तो उस गलती को आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। ठीक है, मैं हर संभव ये प्रयास करूंगा कि अगले वीडियोज में मैं अपनी गलती को ना दोहराऊं। ठीक है, अभी के लिए बस इतना ही दोस्तों, अलविदा।